डोमिसाइल लॉ की बात हो, चाहे वो लैंड लॉज की बात हो, चाहे वो एसआरओ की बात हो, चाहे आज वो प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो कि एक दिन पहले एक सर्कुलर निकलता है जिसमें ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा, अखबारों में आ जाता है, फिर इनके लीडर उसको डैमेज कंट्रोल में लग जाते हैं कि नहीं अभी तो हम खाली सर्वेक्षण कर रहे हैं। आप खुद भी समर्थ है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स का मार भी झेल सके। और ये इतनी संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप हो गई है, या तो इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये खड़े हो सके अपने केंद्र के लीडर्स के सामने और उनको बोलें कि आप मत कीजिए। और यहाँ जम्मू के लोगों को झूठे आश्वासन जो है, जो टैक्सेशन कलेक्ट किया जा रहा है राष्ट्रवाद के नाम पे, लोगों को ये कह रहा है भूखे रहो पर हम हमारे साथ चलो। भारतीय जनता पार्टी को मुबारकबाद देना चाहते हैं, खासकर उनके जो अध्यक्ष स्टेट के अध्यक्ष हैं रैना साहब की जो तोहफा उन्होंने जम्मू के लोगों को ये प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में दिया है। मुझे जब भी जहां मिलेंगे मैं मिठाई का डब्बा भी भेजूंगा और मुबारकबाद भी दूंगा उनको कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक और 3 टोल टैक्स के बाद एक और जो तोहफा प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में दिया है, उसके लिए उनको मैं बधाई दूंगा और बधाई टेक्नोलॉजी को समझें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लोकल लीडरशिप एक बात करती आई है और जो फैसले दिल्ली से आते रहे हैं वो कुछ दूसरे संकेत देते रहे हैं। आज चाहे नमस्कार, मैं टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। इस समय मेरे साथ हैं विक्रम मल्होत्रा, अपनी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, सीनियर नेता हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू वालों पे क्यों थोपा जा रहा है। विक्रम जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद नागेंद्र जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स कोरोना काल के समय जम्मू वालों पे थोपा जा रहा है। वैसे तो देखा जाए तो टैक्स पे टैक्स, जब और अब ये नया टैक्स नागेंद्र जी, आपके माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी को मुबारकबाद देना चाहते हैं, खासकर उनके जो अध्यक्ष स्टेट के अध्यक्ष हैं रैना साहब की जो तोहफा उन्होंने जम्मू के लोगों को ये प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में दिया है। आप देखें, एक क्रोनोलॉजी को समझें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लोकल लीडरशिप एक बात करती आई है और जो फैसले दिल्ली से आते रहे हैं वो कुछ दूसरे संकेत देते रहे हैं। आज चाहे वो डोमिसाइल से शुरू होते हुए आज प्रॉपर्टी टैक्स तक बात आई है। जो बात दिल्ली से आती रही उसकी बिल्कुल उलट बात जो है वो जम्मू कश्मीर की लोकल लीडरशिप हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जो लोकल लीडरशिप जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में वो करती रही। और चाहे वो डोमिसाइल लॉ की बात हो, चाहे वो लैंड लॉज की बात हो, चाहे वो एसआरओ की बात हो, चाहे आज वो प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो कि एक दिन पहले एक सर्कुलर निकलता है जिसमें ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा, अखबारों में आ जाता है, फिर इनके लीडर उसको डैमेज कंट्रोल में लग जाते हैं कि नहीं अभी तो हम खाली सर्वेक्षण कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोग इस बात को लेके खुश थे कि फाइनली जो एक वादा था भारतीय जनता पार्टी का वो उन्होंने पूरा किया। उसके आगे का जो सफ़र था उसमें जो कहा गया था कि यहाँ डेवलपमेंट होगी, यहाँ तरक्की होगी, यहाँ स्टेट बीमारू स्टेट को ऊपर लाया जाएगा और यहाँ नौकरियाँ दी जाएंगी, अब उस सब के बरक्स यहाँ टैक्सेशन का एक नॉर्म जो पूरे देश में भी चल रहा है। जिस तरह से फ्यूल प्राइस राइज की हम बात करें, आज क्रूड ऑयल जो है वो 2014 से सबसे लोएस्ट पे है और तब भी जो प्राइस कीमत की है तेल की है वो 100 के करीब 100 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुँच गई है। तो जो टैक्सेशन कलेक्ट किया जा रहा है राष्ट्रवाद के नाम पे, लोगों को ये कह रहा है भूखे रहो पर हम हमारे साथ चलो। विक्रम जी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कोविड की मेडिसिन जो फ्री दी जा रही है उसे कंपनसेट करने के लिए ये टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं? नहीं, देखिए अब ये कोविड की मेडिसिन अभी तक फ्री तो लोगों के जम्मू के लोगों के लिए आई नहीं, अभी तो अफसरों को लग रही है जिनको ये फ्री ही लगनी है। पर मेरा उसके साथ साथ ये कहना है कि जिस तरह से ये एक सुनियोजित तरीके से कि आप वहाँ से लाओ, हम यहाँ पे उसको अपोज करेंगे और फिर आप इसको इम्प्लीमेंट कर देना ताकि हम कहें भाई हमारा तो इसमें, ये तो सरकारें दोनों इनकी हैं, एलजी साहब इनके हैं और वो फैसला नहीं ले पाते हैं लोगों के हित में। आज जब कोरोना की महामारी एक तरफ, उसके बाद 370 जब टूटी उसके बाद का लॉकडाउन एक तरफ, आज किस पोजीशन में है, कहाँ एक जम्मू का आदमी समर्थ है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स का मार भी झेल सके। और ये इतनी संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप हो गई है, या तो इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये खड़े हो सके अपने केंद्र के लीडर्स के सामने और उनको बोलें कि आप मत कीजिए।
और यहाँ जम्मू के लोगों को झूठे आश्वासन जो हैं दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। विक्रम जी, आप भी सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और हम भी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिटी का दुकानदार जिस तरह से आज भी रो रहा है क्योंकि ग्राहक है नहीं, लेकिन अगर म्यूनसिपैलिटी की बात करेंगे वो भी टैक्स लगा रहे हैं, महीने में कभी 200 रुपये ले लेना उनसे सफाई का, कभी कुछ, उसके बाद इस तरह से टैक्स पे टैक्स जो है आते ही जा रहे हैं। क्या करेगा दुकानदार, जिएगा कैसे? ये जो आम दुकानदार है, चाहे सिटी का हो, चाहे जम्मू, हम तो जम्मू सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे किसी भी शहर का आप ले लीजिए, श्रीनगर सिटी का भी हो, उधमपुर सिटी का भी हो, आज दुकानदार जो है वो परेशानी में रहा। आज परेशानी में वो इसलिए रहा कि पहले तो उसको लॉकडाउन डबल सहना पड़ा और उसके बाद स्टेट की तरफ से कोई ऐसा पैकेज नहीं आया जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुआ हो। चाहे एक मामूली ऑटो वाला कोई था, अगर बाकी स्टेटों ने ऑटो वालों को लॉकडाउन में पैकेज दिए, छोटे दुकानदारों को डायरेक्ट ट्रांसफ़र दिया, यहाँ हमको किसी भी पैकेज जो केंद्र ने दिया ऐसा कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ। और उसके साथ साथ आज जिस तरह से दुकानदार परेशान है और उसको कल ये लगता है कि मेरे नीचे दुकान है ऊपर मकान है, दोनों पे प्रॉपर्टी टैक्स लग जाएगा जब मेरी कमाई नहीं है, मैं लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा हूँ, तो ऐसी सूरत में उसका सर्वाइवल कैसे होगा? आज आप कॉरपोरेशन बनाने के बाद आप शहर की हालत देख रहे हैं कि पैसा नहीं है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास कि वो अपने कॉरपोरेटर्स को दे सके, वहाँ डेवलपमेंट के काम हो सके। तो इसके अभाव में आप जब ये देखते हैं कि यहाँ सब कुछ जो है केंद्र अपनी मनमर्जी चलाती है और भारतीय जनता पार्टी की लीडर मुख्य दर्शक बन के उसको तमाशे को देखते हैं, और लोगों को फिर जब आप जैसे हमारे बहादुर पत्रकार सवाल करते हैं तो उनको झूठे आश्वासन और झूठी बातें बता के कि हमने बात कर ली, हम बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस प्रकार में अगर आपकी सरकार यहाँ भी है, केंद्र में भी है, एलजी साहब आपका तो एक डेपुटेशन उसी दिन तैयार होकर जाना चाहिए था एलजी साहब के पास कि भाई ये हमारे को बख्शो इस कहर से। हम कितने, आप टोल टैक्स देंगे, आप 4 टोल टैक्स देंगे, फिर प्रॉपर्टी टैक्स भी देंगे, फिर आप काम करके अपने बच्चों को भी पालेंगे। अभी जम्मू कश्मीर उस स्थिति में नहीं है। विक्रम जी, एक सवाल ये उठता है कि जिस तरह से मल्टी टायर ये इन्होंने पार्किंग लॉट बनाया है बीसी रोड पे, वहाँ पर भी अभी आम जनता जो बीसी रोड के दुकानदार हैं उन्हें तंग किया जा रहा है कि आप लोग अपनी गाड़ियाँ वहाँ लगाएं। कितना जायज़ है? देखिए, ये जो एटीट्यूड है ना इस सरकार का, वो दर्शाता है कि वो एटीट्यूड कोई एक खास जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, ये पूरे देश में इनका एटीट्यूड है कि डंडे के जोर पे सब कुछ कराओ। अरे अगर आपने मल्टी टियर पार्किंग एक जगह बनाई है और आज वहाँ कैपेसिटी वो फुल नहीं हो पा रही है, तो आप ज़बरदस्ती लोगों को बोलेंगे आप जाके अंदर अपनी गाड़ियाँ लगाइए। मतलब अगर आपने एनविसेज किया होगा कि भाई यहाँ वो आप अगर गौर से देखेंगे बस स्टैंड का जो एरिया है वहाँ एक लिमिटेड पार्किंग ही हो सकती है अदर देन बसेस की, क्योंकि वहाँ पास में कोई जो कमर्शियल एरिया रणबीर मार्केट के अलावा कोई और नहीं है। अब रघुनाथ बाजार का आदमी तो जेडीए की पार्किंग में जाएगा नहीं लगाने, या ऊपर हॉस्पिटल का आदमी तो नीचे आएगा नहीं बख्शीनगर से लगाने। तो वहाँ जो रणबीर मार्केट का मैक्सिमम जो कस्टमर होगा वही जाएगा, और उतने ही लोग। अब इनको लग रहा है कि हमारी बिल्डिंग पूरी खाली पड़ी है, इतने करोड़ों लगा के बना तो दी, तो उसके लिए उसके लिए ज़्यादा बेहतर ये था कि ये उसका सर्वे करते, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन को कमर्शियल स्ट्रक्चर बनाते, ताकि इनको दुकानें या कमर्शियल स्पेस बेच के रेवेन्यू आ जाता और बाकी का पार्किंग के लिए यूज़ होता। तो ये कहीं ना कहीं उस प्लानिंग में उस वक्त में कमी रही है, उसका बोझ जो है वो आम लोगों पे। अब आप एक एक दुकान को जाके बोलोगे भाई आप जाओ उधर गाड़ी लगाओ, तो वो मुझे लगता है जायज़ नहीं है। और साथ में जिस तरह से आम जनता वहाँ पर बातें ये कर रही है कि अगर यही पार्किंग परेड में बनाई जाती, जिस तरह से पीसीआरएन का वो शिफ्ट कर देते ओल्ड सेक्रेटरीट बिल्डिंग में या फिर आगे पीछे, तो ज़्यादा जायज़ रहता, क्योंकि परेड एक सेंटर पॉइंट है। मैं आपसे बिल्कुल वही कह रहा हूँ, ये जो चूज़ कर रहे हैं ये जगह, ये इधर प्लानिंग की, अगर ये मैं मानता अगर ये पुरानी सरकारों में भी प्लान किया गया तो क्या ये वाजिब नहीं होता कि यहाँ जब काम शुरू होने से पहले इनकी सरकार उसको देखती कि भाई ये यहाँ प्रैक्टिकली इतनी गाड़ी लग पाएगी। अब जैसे एक पंचतीर्थी में एक पार्किंग लॉट बन रहा है, ठीक है, पंचतीर्थी के लोगों की वहाँ एक डिमांड है, और वो सारे एरिया बिकॉज मुबारक मंडी भी बंद हो गया, वहाँ एक आपको फिजिबिलिटी उसकी आ जाएगी, लोग वहाँ गाड़ियाँ लगाएंगे।
पर जहाँ शहर की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, परेड ग्राउंड में इतनी ज़मीन अवेलेबल है और आज की टेक्नोलॉजी जो है उससे आप यूज़ कर सकते हैं, एलिवेटर्स भी लगा सकते हैं, ऊपर भी गाड़ियाँ ले जा सकते हैं, तो एक अच्छा मल्टी टियर पार्किंग मसला। और ये जगह जो है ये किसी और कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो सकती थी, पर चूंकि इन्होंने इतना पैसा अब लगा दिया है तो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इससे मुझे लगता नहीं कंजेशन जो शहर की है उसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला। अगर आप गुम्मट वाली रोड से ऊपर जाएंगे अप टिल परेड, आपको बिल्कुल भी शाम और दिन के वक्त कहीं भी कंजेशन में फ़र्क नहीं लगेगा इस पार्किंग की वजह से। विक्रम जी, सवाल ये उठता है कि आम जनता ये भी कहती है कि इससे अच्छा कश्मीर के लीडर्स ही थे, कम से कम कुछ ना कुछ जम्मू वालों को मिल ही जाता था, चाहे कम ही मिलता था, चाहे भेदभाव होता था, लेकिन मिलता ही था। लेकिन इन्होंने तो हद ही कर दी है, इस बस लेते जा रहे हैं। देखिए, इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। अगर आप जैसे जर्नलिस्ट को ये फीडबैक है लोगों की कि कहीं ना कहीं लोग ये समझते हैं, वो इस हालत में हमको लाया किसने, इस सिचुएशन पे हमको भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने लाया। जो जम्मू कश्मीर की उनकी लीडरशिप है, उसने ये जम्मू वाले को सोचने पे अगर मजबूर किया कि पहला सेटअप जो था जिसको ये रोज़ सुबह शाम गालियाँ निकालते हैं वही सही था। मुझे लगता है एक इलेक्टेड जो सिस्टम है, लोग उसके इंतज़ार में हैं कि यहाँ चुनाव हो, यहाँ चुन के हैं, और ये लोगों पे भी अब डिपेंड करेगा। मैं आपसे एक बात बताऊं, अगर भावनाओं में बह के धर्म के नाम पे या किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे वोट देंगे, ये देख के नहीं देंगे कि ये जो आदमी जिसको चुन रहे हैं ये हमारे कितने काम आएगा। आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुना, उस वक्त के लोगों ने वो यही देख के चुना कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और मोदी जी के नाम पे एक तरफा वोट दिया। पर आज मुझे लगता है इतना पानी सर से गुजर जाने के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवान, जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे लोग, हमारे जो बेरोज़गार लोग हैं, सबको ये बात समझनी होगी कि कैंडिडेट देख के वोट देना पड़ेगा। एक केवल पार्टी देख के वोट अगर देंगे तो फिर अगले 6 साल जो हैं इसी तरह की राजनीति उनको सामने देखने को मिलेगी। लेकिन विक्रम जी, आम जनता को समझाएगा कौन? अभी भी यहाँ पर जो लीडर्स हैं वो घर पे ही रहते हैं, बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि आम जनता को जब भी काम पड़ता है किसी अफसर के साथ, पियून जो है उन्हें अंदर नहीं जाने देता। आप पियून की बात कर रहे हैं, डीसी ऑफिस जब से लॉकडाउन हुआ आज तक बंद है। कल हम एलजी साहब से मिले थे, हमने उनसे गुजारिश करी कि भाई जम्मू शहर के अंदर डीसी साहब का दफ्तर है और हर आदमी को वहाँ काम पड़ता है, अपने छोटे मोटे काम, चाहे इनकम सर्टिफिकेट बनाना हो, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना हो, ज़मीन का लेके कोई काम है, हर तरह का काम एडिशनल डीसी वहाँ बैठते हैं, रेवेन्यू के ऑफिशियल्स वहाँ बैठते हैं। आपने बंद किया है, आप अंदर नहीं जा सकते। तो मेरा कहना है कि आवाज़ हम लोगों की बनने को तैयार हैं, लोग बात कर रहे हैं, हम भी लोगों की बात कर रहे हैं, पर आपके माध्यम से ये कहना ज़रूरी है कि जो अगला चुनाव हो, जो अब आने वाला चुनाव है, उसमें जो कैंडिडेट का चुनाव लोग करें, जो अपने प्रत्याशी का चुनाव लोग करें, वो ये सोच के करें कि वो कितना उनके काम आने वाला है, कि व्यक्तिगत रूप से उसका कुछ है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो। पर अगर आप केवल पार्टी देख के चुनाव करेंगे तो आपके सामने फिर यही स्थिति आएगी, क्योंकि लोगों की आवाज़ जो है वो बनना। पार्टी डीडीसी चुनाव में तो लोगों ने बता दिया कि किस तरह से जब इन्होंने पुराने चेहरे वापस निकाले थे, लोगों ने भी उनका किस तरह से उन्हें ठुकरा दिया, ये सामने नज़र आ गया। और साथ ही साथ जैसे नए चेहरे उन्होंने चुने हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जिस तरह से बातें ये सुनी जा रही हैं कि अक्टूबर नवंबर में हो सकता है कि यहाँ पर असेंबली चुनाव हो जाएं, क्या लगता है कि आपकी पार्टी विकल्प के रूप में उभरेगी? देखिए, जिस तरह से जिस गर्म जोशी से जम्मू कश्मीर के लोग अपनी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, जिस तरह से अपनी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी एक्टिविटी भी बढ़ेगी, हमारी आउटरीच भी बढ़ेगी, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो एक मकसद था वो जब जम्मू के लोगों को समझ में आएगा कि ये वो नेशनलिस्ट लोग थे जो इकट्ठा हुए जब कश्मीर की कंप्लीट लीडरशिप ने हिंदुस्तान के साथ चलने को से मना कर दिया, अगर वो लोग इस ऐसी नेशनलिस्ट पार्टी का दामन थामेंगे और आगे लेके जाएंगे, मुझे लगता है हमारे प्रेसिडेंट जो हैं अल्ताफ़ बुखारी साहब, जो उनका टेन्योर एज ए मिनिस्टर रहा, उसकी सब लोग तारीफ़ करते हैं क्योंकि वो एक्सेसिबल थे, लोगों तक पहुंचते रहे। मुझे लगता है आने वाले समय में भी जो भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एजेंडा है वो लोगों के सामने क्लियर है। ये पहली दफ़ा एक पॉलिटिकल पार्टी चाहे कश्मीर से है, पर कश्मीर और जम्मू के खिलाफ कोई आपस में बात नहीं करती, इनका कोई रीजनल एजेंडा नहीं है। ये रीजनल पार्टी जम्मू और कश्मीर दोनों की है, ये कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टी नहीं है जो कि एनसी और पीडीपी हमेशा रही हैं। और इसलिए एक बैलेंस जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने स्ट्राइक किया है, और अगर आप बयान पिछले 1 साल में हमारे तमाम लीडरशिप के देखें तो आपको ये लगेगा कि एक न्यूट्रलिटी जो है, एक समन्वय जो है, एक बराबरी जो है, उसका परिचय जो है
इन लोगों ने, इन लीडर्स ने हमेशा दिया है। और हम आश्वस्त भी करेंगे जम्मू कश्मीर की जनता को कि आने वाला समय जो है वो एक नई लीडरशिप का है और उसको मौका दें। आपने सबको आजमाया है, आज आपका ये आपकी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये फ़र्ज़ बनता है कि एक नई राजनीति को मौका दें, उसको आजमाएं। हम आपकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरेंगे। जिस तरह से स्टैंप लगी हुई है अपनी पार्टी को भाजपा की, उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, स्टैंप जो लोग लगाते हैं वो लोग तो वो हैं जो फेंस सिटर्स हैं, जो अपने घरों में बैठ के बातें कर रहे हैं, या जो पाकिस्तान की बात करते हैं कि जो अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बोलते हैं हम 370 वापस करो, वही महबूबा मुफ्ती बोलती है हम 370 वापस करो, वही शाम को बोलती है आप बी टीम है। हम देश के लिए आगे निकले। अगर जो कश्मीर की लीडरशिप वो बीजेपी के लिए आगे नहीं निकली, वो देश के लिए, जब वहाँ सब लोगों ने मना कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए, ये एक दरवाज़ा खुला जिसमें से हम लोगों ने ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया कि हम देश के साथ चलेंगे, हम घर नहीं बैठ सकते क्योंकि 370 और 35 से टूट गया। अब उसके बाद आज देश के प्रधानमंत्री अगर बीजेपी के हैं, अगर कल किसी और पार्टी के होंगे, हम तो उनसे बात करने गए थे। और हमने जो डीडीसी चुनाव भी लड़ा उसमें भी हमारा यही था कि हमने सब जगह बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा, जम्मू प्रोविंस में लड़ा, राजौरी, पुंछ, सब जगह लड़ा। हमने तो कहीं उनके साथ वो नहीं किया। और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी का जितना क्रिटिसिज्म हम लोग कर रहे हैं वो मुझे लगता नहीं कोई और पार्टी अभी जो ऑपोजिशन में है वो भी इतना कर रही है। पर चूंकि हम प्राइम मिनिस्टर से मिल लिए, होम मिनिस्टर से मिल लिए, अरे यहाँ तो वो लोग हैं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 6 साल सरकार चलाई कांग्रेस की मदद से, 3 साल का समझौता था, तो वो बी टीम नहीं हुई। पीडीपी ने बीजेपी के साथ भी चलाए। अरे हम तो अभी इनके साथ सरकार में बीजेपी के साथ आए भी नहीं। आपने तो सरकारें भोगी बीजेपी के साथ। उमर अब्दुल्ला साहब तो मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तो ये तो गंगा नहा लिए। और हम अभी जो गए भी नहीं, सिर्फ बात कर रहे हैं जम्मू के लोगों, तो हम बी टीम हो गए। तो मुझे नहीं लगता ये कहीं जायज़ है और ना ही इसमें कोई सत्य है। हाँ, चुनाव पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ हर एक इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। कल क्या बनता है, किस तरह का सूरत हाल जम्मू कश्मीर में निकल के आता है, क्या असेंबली की रिजल्ट आते हैं, उसमें क्या समीकरण बनेंगे, वो उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। पर आज की डेट में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अपने पाँव पर खड़े होकर अपने पाँव पर राजनीति कर रही है। विक्रम जी, एक आखिरी सवाल, आप ही के पड़ोस, आपके इस ऑफिस के पड़ोस में रविंदर रैना जी रहते हैं, मुबारकबाद नहीं देंगे आप उनको? जी, मैंने शुरू में ही मुबारकबाद दी। मैं बिल्कुल, वो मुझे जब भी जहाँ मिलेंगे मैं मिठाई का डब्बा भी भेजूंगा और मुबारकबाद भी दूंगा उनको कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक और 3 टोल टैक्स के बाद एक और जो तोहफा प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में दिया है, उसके लिए उनको मैं बधाई दूंगा और बधाई भेजूंगा भी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने सुना कि विक्रम जी ने ये कहा है कि विकल्प के तौर पर अब आपको सोचना पड़ेगा, और उन लीडर्स को इन्होंने ये नहीं कहा है कि आप हमें ही चुनें, इन्होंने ये कहा है कि विकल्प के तौर पर आप उन लीडर्स को चुनें जो आपको लगता है कि आपकी आवाज़ जो है ऊपर तक उठाएंगे। वो लीडर आप कतई ना चुनो, चाहे किसी भी पार्टी के हों, जो वोट तो ले लेते हैं किसी और के नाम से, लेकिन जब काम करने की बात आती है, प्रोग्रेस की, डेवलपमेंट की, तो वो चुप करके अपने इसी रूम में बैठ जाते हैं। फिलहाल मुझे यानी नगेंद्र जम्वाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।